जय हिंद दोस्तों, संदीप जीएसएफ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यह समय है प्रीवियस ईयर के जो पेपर है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के, उसको सॉल्व करने का, और इस समय हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और 2001 के बाद जितनी भी आरओ की परीक्षा हुई है उसको हम पूर्ण रूप से सॉल्व करते हैं। इसमें जो उस समय के करंट अफेयर्स होते हैं उसको हम छोड़ देते हैं, क्योंकि उस समय के करंट अफेयर्स अब इस समय काम नहीं देंगे। हालांकि केवल समीक्षा अधिकारी के लिए नहीं, सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है, जहां पर जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं। शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, सर्वाधिक जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी कहाँ पाई जाएगी? तो ध्यान देना, शांत घाटी में सबसे ज़्यादा जैव विविधता है। और ध्यान देना, भारत में शांत घाटी कहाँ पे है? भारत के मालाबार तट यानी केरल में ये शांत घाटी स्थित है। केरल में शांत घाटी स्थित है, इसको मालाबार तट कहते हैं। भारत की नगरीय जनसंख्या की वार्षिक घातीय वृद्धि दर उच्चतम थी। किस समय सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर रही? 10 की वृद्धि दर सबसे ज़्यादा कब रही? तो ये ध्यान देना, 1961 से लेकर 71 तक। इसमें अगर देखा जाए 61 से लेकर 71 तक की जो वृद्धि दर सर्वाधिक रही है, सबसे ज़्यादा वृद्धि दर रही है। और 2001 से लेकर 2011 की अगर हम बात करें तो 10 की वृद्धि दर 17.7% रही। यानी पूरे भारत की 10 की वृद्धि दर 17.7% रिकॉर्ड की गई है, ये गणना हुई है। अब 2011 से 2021 की जनगणना के बाद ही पता चल पाएगा कि उस समय 10 की वृद्धि दर कितनी है। 1991 की जनगणना के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? भारत की नगरीय जनसंख्या का सर्वाधिक सांद्रण महाराष्ट्र में पाया गया, ये बिल्कुल सही है। देश का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य गोवा था, ये भी सही है। चतुर्थ वर्ग के नगरों में नगरीय केंद्रों की संख्या सर्वाधिक थी, ये गलत है, सी गलत है यहाँ पे। और चौथा लिखा है, प्रथम वर्ग के नगरों में देश की नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक सांद्रण पाया जाता था, ये सही है। तो 1991 की जनगणना की बात करें, जनगणना की अगर बात करें तो भारत में पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। उसके बाद 1881 में रिपन के शासनकाल में जनगणना हुई। तब से नियमित जनगणना हो रही है, हर 10 वर्ष के बाद जनगणना हो रही है। तो याद रखना कि कुल मिला के अभी 15वीं जनगणना हुई थी 2011 में। आज़ादी के बाद 7वीं जनगणना थी, कुल 15वीं, आज़ादी के बाद 7वीं जनगणना थी। किसने कहा था, दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। ये किसका शेर था? तो ध्यान देना, अशफाक उल्लाह खान। अशफाक उल्लाह खान, आप जानते हैं 1925 ईस्वी में काकोरी कांड के आरोपी थे अशफाक उल्लाह खान, और 1927 ईस्वी में दिसंबर के महीने में इनको फांसी दे दी गई। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में एक हाल ही में प्राणी उद्यान खोला गया है, उसका नाम रखा गया है अशफाक उल्लाह खान। तो इस प्रकार उत्तर प्रदेश में 3 प्राणी उद्यान हो गए हैं, एक लखनऊ में है और एक कानपुर में है, और तीसरा अब गोरखपुर में है, तीसरा गोरखपुर में है। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? तो ध्यान देना, बाल गंगाधर तिलक ने
क्योंकि बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय एक गर्म दल के नेता थे और कांग्रेस के जो नरम दल के नेता थे वो अंग्रेज़ों के सामने याचना करते थे, प्रार्थना करते थे कि ये सामान मुझे मिलना चाहिए या फिर इस प्रकार हम लोग को अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने ये आरोप लगाया कि ये याचना नहीं करनी चाहिए, हमको लड़कर लेनी चाहिए। तो बाल गंगाधर तिलक, आप जानते हैं तिलक ने ही 1893 ईस्वी में गणेश उत्सव की शुरुआत महाराष्ट्र में किए थे और तिलक पहले व्यक्ति थे जो कि पत्रकारिता के क्षेत्र में जेल गए थे। आप जानते हैं 1908 से लेकर 1914 तक तिलक को मांडले जेल भेज दिया गया था और जेल के अंदर ही इन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी। गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी। सन 1920 ईस्वी में जब असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी उसी समय बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया। बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस पर याचना तथा विरोध की राजनीति का आरोप लगाया था। राजद्रोह के सबसे खतरनाक अग्रदूतों में से एक भारतीय असंतोष के वास्तविक जनक, भारत के बेताज बादशाह एवं लोकमान्य के नाम से प्रसिद्ध बाल गंगाधर तिलक का जन्म कोंकण तट के रत्नागिरी नामक स्थान पर उच्च जाति के चित्तपावन ब्राह्मण के घर में 23 जुलाई 1956 को हुआ था। और 1856 को इनका जन्म हुआ। 1920 में इनका निधन हो गया था। अगला प्रश्न है, कथन में दिया गया है महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन 1930 में चलाया गया था। नमक आंदोलन 1930 में चलाया गया था, बिल्कुल सही है। 1930 में ही महात्मा गांधी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया, जिसकी शुरुआत में ही इन्होंने नमक कानून को तोड़ा था। कारण दिया गया महात्मा गांधी का उद्देश्य था कि गरीबों को नमक मुफ्त उपलब्ध हो। ये गलत है, आप जानते हो। नमक आंदोलन चलाने का मुख्य उद्देश्य था कि नमक पर जो टैक्स है, नमक पर जो टैक्स है उसको समाप्त किया जाए। नमक पर टैक्स समाप्त करने के उद्देश्य से वो हुआ था। तो ए सही है और आर गलत है। ए सही, आर गलत, मतलब ऑप्शन सी सही है। यहाँ पे ए सही है, आर गलत है। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा था, यह निष्ठुर बर्बादी है। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था और 1922 में जब चौरी चौरा कांड हुआ तब इस आंदोलन को वापस ले लिया गया था। इस समय विदेशी कपड़ा जलाए गए थे, आप जानते हो। इस दौरान किसने कहा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है, कपड़ा जलाने से कोई लाभ नहीं होगा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे कहा था। रविन्द्रनाथ टैगोर, आप जानते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार, साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। यानी नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर थे। चंपारण जनपद में तिनकटिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? तिनकटिया प्रथा का तात्पर्य, तो ध्यान देना, ऑप्शन ए सही है। किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया। मतलब किसान के अगर जितनी खेत है उसके 3/20 भाग में नील की खेती अवश्य करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं जो किसान अंग्रेज हैं वो चाहते थे कि हमारे जो कारखाने उसमें जो कच्चा माल है उसको किसान के द्वारा उगाया जाए। इसीलिए अफीम की खेती करवाते थे, नील की खेती करवाते थे, कपास की खेती करवाते थे और ऐसे में मनमाने ढंग से वो उसे खरीद लेते थे।
निम्नलिखित में से किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया? मृत्युदंड किसको दिया गया? तो आप जानते हो जो पांचवें गुरु थे अर्जुन देव, ये पांचवें गुरु थे, इनको उस समय राजा थे जहांगीर के द्वारा मृत्युदंड दिया गया था। जबकि एक गुरु तेग बहादुर, ये 9वें गुरु थे, इनको औरंगजेब के द्वारा मृत्युदंड दिया गया था। तो इन दोनों को मृत्युदंड, यानी ऑप्शन ए सही है। पांचवें गुरु अर्जुन देव को मौत की सज़ा जहांगीर ने दिया, 9वें गुरु तेग बहादुर को मौत की सज़ा औरंगजेब के द्वारा दी गई थी। भारत में सिकंदर की सफलता के निम्न कारणों में थी। सिकंदर क्यों सफल हुआ? आप जानते हैं 326 ईसा पूर्व में सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था। नंबर 1, उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, तो एकदम सही है, कोई केंद्रीय राजा नहीं था, छोटे छोटे राजा थे। दूसरा, उसकी फौज बेहतर थी, ये भी सही है, प्रशिक्षित फौज थी। उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली, ये भी सही है। वह अच्छा प्रशासक था, ये गलत है। तो भारत में सिकंदर क्यों जीता? क्योंकि भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, एक राजा मुखिया नहीं था, सिकंदर की सेना बेहतर थी और बहुत सारे भारतीय देशद्रोही राजा उसकी सहायता की। तो ये तीनों सही है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? चिश्तिया, सुहरावर्दी, कादिरिया या नक्शबंदिया? नक्शबंदिया। तो ध्यान देना, ये जो नक्शबंदिया थे ये संगीत के विरुद्ध थे। नक्शबंदिया सिलसिला संगीत के विरुद्ध था। भारत में इस पथ की स्थापना ख्वाजा, यानी नक्शबंदिया सिलसिला की स्थापना ख्वाजा बाकी बिल्लाह ने 17वीं शताब्दी के लगभग की थी। इसके मुख्य शिष्य शेख अहमद सरहिंदी को संगीत से परहेज था। मुख्य शिष्य थे, आप जानते हैं, शेख अहमद सरहिंदी। एक करंट कहा गया है, सोयाबीन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? अभी भी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन किया जाता है, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध है? पहले आप जानते हैं एक योजना आयोग जिसकी स्थापना 1950 में की गई थी, इसका काम था योजना बनाना। लेकिन एनडीसी यानी राष्ट्रीय विकास परिषद जिसकी स्थापना 1952 में की गई थी, इसका मुख्य कार्य था कि योजना आयोग के द्वारा जो पंचवर्षीय योजना बनाई गई उसका अनुमोदन करना। क्योंकि योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते थे प्रधानमंत्री होते थे, एनडीसी के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे, लेकिन योजना आयोग में राज्यों के मुख्यमंत्री सदस्य नहीं होते थे। एनडीसी में राज्यों के मुख्यमंत्री भी सब सदस्य होते थे। इसलिए योजना आयोग का काम योजना बनाना, एनडीसी का काम आप जानते हैं योजनाओं को अनुमोदन प्रदान करना। हाँ, ये सही है, गलत है, इसको लागू किया जाए या न किया जाए। वर्तमान समय में योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया, अब नीति आयोग बना दिया गया। नीति आयोग के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं, नीति आयोग बना दिया गया। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है।
आगे देखते हैं। उस समय का करंट अफेयर था, इसको छोड़ देते हैं। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया? शुद्ध अद्वैतवाद वल्लभाचार्य, इसको रट लेना, हर परीक्षा में पूछ लेता है, वल्लभाचार्य। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। विशिष्टता द्वैतवाद के प्रतिपादक रामानुज थे। द्वैतवाद के प्रतिपादक आनंद तीर्थ थे। शुद्धाद्वैतवाद के प्रतिपादक वल्लभाचार्य थे। द्वैताद्वैत के प्रतिपादक निम्बार्क थे। निम्बार्क, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, हर परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। विशिष्टता द्वैतवाद रामानुज, द्वैतवाद आनंद तीर्थ, शुद्ध द्वैत वल्लभाचार्य और द्वैताद्वैत निम्बार्क। इसको देख लीजिए कौन सा प्रश्न आया है। वीडियो को पॉज करके आप इस सवाल को हल करिएगा, देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन धौलाधार श्रेणी की प्रमुख जनजाति है? धौलाधार आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश में है, इसी पर्वत श्रेणी पर शिमला, जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, स्थित है। तो शिमला यानी धौलाधार पर कौन सी जनजाति रहती है, प्रश्न पूछा गया है। तो धौलाधार पर कौन सी जनजाति मुख्य रूप से रहती है? वो गद्दी है। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभा क्षेत्र, जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री हैं अभी। सामान्य रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। राज्यों की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए। बी है केंद्रीय सरकार की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए। सी है केंद्रीय सरकार के वित्तीय संसाधन निर्धारित करने के लिए। और डी है केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। केंद्र सरकार और राज्यों के बीच वित्त के बंटवारे को लेकर ही वित्त आयोग का गठन किया जाता है, जिससे कोई विवाद न हो। अभी 15वां वित्त आयोग चल रहा है, जो कि 2020 से लेकर 2025 तक चलेगा। और एन के सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह हैं। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया। इसका गठन राष्ट्रपति करता है, याद रखना है। इसमें एक अध्यक्ष होता है, 4 अन्य सदस्य भी होते हैं। निम्नांकित देशों में कौन ओपेक का सदस्य नहीं है? तो चीन इसमें नहीं, अल्जीरिया, इंडोनेशिया, यूएई, ये सभी सदस्य हैं। ओपेक याद रखना, ओपेक। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, जिसकी स्थापना 1960 में की गई थी। इसका मुख्यालय वियना में है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। ओपेक ऐसे देशों का समूह है जो पेट्रोलियम का निर्यात करते हैं, कच्चे तेल का निर्यात करते हैं, ऐसे देशों का समूह है ओपेक। प्रश्न पूछा गया है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लोकसभा के नियम 184 के अंतर्गत विवाद पसंद नहीं करती है, जबकि कारण है इस नियम में बहस के साथ साथ मतदान का भी प्रावधान। तो दोनों सही है, ऑप्शन ए सही है, दोनों सही है। और तो याद रखना अनुच्छेद है 184, अनुच्छेद 184 नियम का विवाद है। इसमें मतदान का भी, इसमें बहस के साथ साथ मतदान का भी प्रावधान है। इसलिए जो सरकार सत्ता में रहती इस नियम को पसंद नहीं करती है।
संविधान के अनुच्छेद और विषय। अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायत का गठन। 41 में क्या है? काम करने का अधिकार। 44 में क्या है? समान नागरिक संहिता। 48 में क्या है? कृषि एवं पशुपालन। तो एकदम सुमेलित है, एकदम सुमेलित है। A1, B2, C3, D4 ऑप्शन ए सही है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन, 41 में काम करने का अधिकार, 44 में समान नागरिक संहिता, 48 में कृषि एवं पशुपालन व्यवस्था। ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? कौन सी गैस है जो अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है? क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड या SO2, इसके कारण अम्लीय वर्षा होती है। भारत में तृतीयक क्षेत्र में सम्मिलित है। तृतीयक क्षेत्र, पहला क्षेत्र कृषि होता है, दूसरा व्यापार, तीसरा सेवा। तो तृतीयक क्षेत्र में क्या सम्मिलित है, ये पूछा गया है। तो व्यापार एवं परिवहन ये सम्मिलित है निश्चित रूप से। वित्त एवं वास्तविक संपदा ये भी सम्मिलित है। वानिकी और वन एवं मछली ये इसमें सम्मिलित नहीं थे, केवल पहला और दूसरा सम्मिलित है, पहला और दूसरा ही सम्मिलित है। तृतीयक क्षेत्र में व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, वास्तविक जायदाद तथा सामुदायिक व व्यक्तिगत सेवाएं सम्मिलित की जाती हैं, जबकि प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, वन, मत्स्य क्षेत्र, खाने आदि को सम्मिलित किया जाता है। बरमूडा त्रिभुज कहाँ स्थित है? बरमूडा त्रिभुज कहाँ पर स्थित है? तो आप जानते हैं बरमूडा ये पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में बरमूडा एक देश है, उसी के बगल में बरमूडा ट्रायंगल स्थित है। बरमूडा ट्रायंगल स्थित है। कहा जाता है कि इसके ऊपर से अगर कोई हवाई जहाज़ गुजर जाती है तो यहाँ गिर सकती है, इतना ज़्यादा यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण है। दिया गया है बरमूडा त्रिभुज पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। अटलांटिक महासागर में इस भाग में जहाज़ों और वायुयानों के गायब होने के जो घटनाएं या दुर्घटनाएं अब तक हुई हैं, उनमें पाया गया है कि जब भी कोई वायुयान या जहाज़ इसमें पहुंचता है तो उसके रडार, रेडियो, वायरलेस या तो काम नहीं कर पाते या फिर धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं, काम करना बंद कर देते हैं। निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सर्वाधिक नगरीकृत है? सबसे ज़्यादा नगरीकृत कौन होगा? यूरोप होगा, जिसमें इंग्लैंड है, फ्रांस है, स्विट्ज़रलैंड है, इटली है, स्पेन है, ऑस्ट्रिया है, बहुत सारे देश हैं। तो यूरोप सबसे नगरीकृत है, सबसे नगरीकृत है। अगला प्रश्न है, नियंत्रण परिषद की स्थापना। नियंत्रण परिषद की स्थापना कब हुई थी? पिट का भारतीय अधिनियम 1784 में, यानी पिट्स इंडिया एक्ट आया था, उस समय नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत स्थापित किया गया था। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में काम करने की अनुमति कब मिली? तो चार्टर एक्ट 1813 के तहत। इसमें कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया, तो बहुत सारे मिशनरी लोग भारत आए और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किए। गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति की बात करें, चार्टर अधिनियम 1833। नियंत्रण परिषद की स्थापना
फिट्स इंडिया एक्ट 1784, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति चार्टर यानी चार्टर एक्ट 1813, और गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर एक्ट 1835। इस प्रकार A2B1 होना चाहिए। A2B1 कहाँ है? A2B1 ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। बहुउद्देशीय परियोजना है और नदी है। इदुक्की परियोजना कहाँ है? केरल में पेरियार नदी पर है। माता टीला बांध ये बेतवा नदी पर है। नागार्जुन सागर परियोजना आप जानते हैं कृष्णा नदी पर है। पोचमपाद बांध कहाँ? गोदावरी नदी पे है। इदुक्की पेरियार नदी पर, माता टीला बेतवा नदी जो कि यमुना सहायक नदी है, नागार्जुन सागर कृष्णा पर स्थित है, और पोचमपाद गोदावरी पर स्थित परियोजनाएं हैं। यानी A4 और B1 A4B1। तो पहले वाले में A4 है, B1 नहीं है, ऑप्शन सी सही होगा। A4B1 इदुक्की पेरियार पर है, माता टीला बेतवा पर है, नागार्जुन सागर कृष्णा पर है, और पोचमपाद गोदावरी पर स्थित है। अगला प्रश्न, जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है। बिल्कुल सही, उठ जाता है। कारण सागर के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। उसका बिल्कुल सही, इसीलिए तो ऊपर उठेगा। ऑप्शन ए सही है। कथन और कारण दोनों सही है और कारण व्याख्या भी सही है। ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। जब समुद्र का जल घनत्व तो ज़्यादा है इसलिए नाव ऊपर उठ जाती है, और नदी का जल का घनत्व तो कम है, इसीलिए आप समुद्र में आसानी से तैर पाएंगे, लेकिन नदी में तैरना कठिन है, क्योंकि समुद्र का घनत्व तो ज़्यादा है। घनत्व तो ज़्यादा रहेगा तब आसानी से तैर लेंगे, घनत्व तो कम रहेगा तो आसानी से तैर नहीं पाएंगे। इसको याद रखना। संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधान की मूल योजना को छोड़ दिया गया था, क्योंकि यानी राज्यपालों के प्रावधान की मूल योजना को छोड़ निर्वाचित राज्यपाल योजना लाई गई थी कि जैसे मुख्यमंत्री का निर्वाचन होगा वैसे राज्यपालों का भी चुनाव हो, उनका भी निर्वाचन हो। अभी तो आप जानते हैं राज्यपालों की नियुक्ति होती है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल पद धारण करते हैं, लेकिन संविधान जब बन रहा था तो एक बार विचार किया गया कि राज्यपालों को नियुक्ति निर्वाचित करके दिया जाए, तो लेकिन इसको बाद में छोड़ दिया गया। क्यों छोड़ दिया गया, वही कारण पूछा गया। नंबर 1, इसका तात्पर्य होता एक दूसरा निर्वाचन, मतलब अगर राज्यपालों के निर्वाचन की विस्तृत होती तो एक और चुनाव होता राज्यपालों के लिए। दूसरा कहा गया कि निर्वाचन प्रमुख राजनीतिक मुद्दा पर लड़ा जाता, ये कुछ कारण नहीं है। तीसरा लिखा गया निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता है, ये भी सही है। राज्यपाल कहता कि मुख्यमंत्री अगर जीत कर आया, जनता ने चुना था, हमको भी जनता चुना है, तो ऐसी स्थिति में हम भी बड़े हैं। और चौथा लिखा है राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना था, तो बिल्कुल सही, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। 1, 3, 4 सही है और दूसरा सही नहीं है, दूसरा सही नहीं है। कमैया प्रणाली है क्या है, तो याद रखना नेपाल में अनुबंधित श्रमिकों की एक प्रणाली है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, उसी को कमैया प्रणाली कहते हैं, कमैया प्रणाली कहते हैं। कथन
लिग्नाइट निकृष्ट कोटि का कोयला है जिसमें कार्बन की मात्रा 35 से 40% है। भारत में झारखंड लिग्नाइट का सर्वप्रमुख उत्पादक है। तो लिग्नाइट निकृष्ट कोटि का कोयला है जिसमें कार्बन की मात्रा 35 से 40% है। ये तो सही है, लेकिन भारत में झारखंड लिग्नाइट का सर्वप्रमुख उत्पादक है, ये सही नहीं है क्योंकि ये बदलता रहता है, ध्यान देना। तो ये सही है, आर गलत है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। कलारीपेयट क्या है? तो शारीरिक क्षमता बढ़ाने हेतु एक युद्ध कला प्रणाली है। गठिया तथा अस्थि संबंधी व्याधियों को दूर करने में एक किया जाता है कलारीपेयट। तो यहाँ पर ध्यान देना, ऑप्शन ए सही, 1 और 2 दोनों सही है, कोई चित्रकला या नृत्य कला नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। पहली बार एक सांसद विधायक को इस आधार पर सदन की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया कि वह इसकी अनुमति के बिना इसकी 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहे। यानी लगातार 60 दिन से अगर कोई अनुपस्थित रहता है तो उनको अयोग्य घोषित किया जाता है। पहली बार राज्यसभा के सदस्य को अयोग्य घोषित किया गया था जो 60 दिन तक लगातार संसद नहीं आए थे। 60 दिन। सुमेलित कीजिए। राज्य है, एक तरफ अणु शक्ति केंद्र है। गुजरात में क्या है? आप जानते हैं गुजरात में काकरापार है, कर्नाटक में कैगा है, कर्नाटक में रावत भाटा है, राजस्थान में कैगा है और उत्तर प्रदेश में नरौरा है। उत्तर प्रदेश में नरौरा। तो ध्यान देना, एक कैगा कर्नाटक में है, कैगा कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में नरौरा है, गुजरात में काकरापार है, राजस्थान में रावत भाटा। ये सही होगा, ये सही होगा। यानी A2 और B4, A2 B4 और C3D1, ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। तो याद रखना, कर्नाटक में कैगा का याद रखना अभी इससे पहले। तो कर्नाटक में कैगा है, इसको आपको ध्यान देना है, कर्नाटक में कैगा है। उत्तर प्रदेश में नरौरा बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो दोनों एकदम बढ़िया से याद कर लेना है। कर्नाटक में कैगा है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर बुक में थोड़ा मिस्टेक हुआ था, देखो राजस्थान कैगा लिखा है जो कि गलत है। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते क्योंकि, यानी चंद्रमा पे आप बतला नहीं सकते, बातचीत नहीं कर सकते, क्या कारण है? चाहे चंद्रमा हो चाहे अंतरिक्ष हो। तो ऑप्शन बी सही है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, क्योंकि जो ध्वनि है, ध्वनि बिना माध्यम से नहीं चलती है, जबकि प्रकाश बिना माध्यम से चल सकता है। ठीक, प्रकाश बिना माध्यम से चलेगा, ध्वनि बिना माध्यम से नहीं चल सकता है। ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा ठोस में होगी, उससे कम द्रव में होगी, उससे कम गैस में होगी। सबसे ज़्यादा ठोस में, उससे कम द्रव में, उससे कम गैस में होगी ध्वनि की चाल। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में है? तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, कठोपनिषद में
यम और नचिकेता का संवाद है और सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और 4 आश्रम जो थे, आश्रम का मतलब एक ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और एक आश्रम संन्यास। ये चारों आश्रम का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो जबालोपनिषद, याद रखना, बहुत पूछा जाता है, जबालोपनिषद में ये मिलता है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद में, यम और नचिकेता का संवाद कठोपनिषद में प्राप्त होता है। पर्यटन स्थल और राज्य, इसको सुमेलित करना है, राज्य और पर्यटन स्थल। तो चक्राता, ध्यान देना, चक्राता ये उत्तरांचल में स्थित है। उस समय उत्तरांचल कहा जाता था इसका नाम, अब उत्तराखंड हो गया है। चक्राता उत्तरांचल में है। हाफलांग असम में है। कालिम्पोंग ध्यान देना, ये पश्चिम बंगाल में है। जबकि कुफरी हिमाचल प्रदेश में है। यहीं पर आप जानते हैं आलू अनुसंधान केंद्र भी है। आप जानते हैं आलू अनुसंधान केंद्र कुफरी नामक शिमला में स्थित है। शिमला धौलाधार पर्वत श्रेणी पर स्थित है। वह अमेरिकी पत्रकार कौन था जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ रहा? बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। लुई फिशर ये अमेरिका का पत्रकार था जो भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में शुरू हुआ था, उस समय महात्मा गांधी के साथ था। आप जानते हैं 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी और अंग्रेज़ों ने ऑपरेशन 0 आवर चला के सभी प्रमुख जो नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया और महात्मा गांधी को पूना जेल में रखा गया। और 1944 में महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी का उसी जेल में निधन भी हो गया। करंट के प्रश्नों को हम छोड़ दे रहे हैं। अगला प्रश्न है, ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच तेज व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त हुई है? कौन से पुरास्थल खुदाई से पता चला है कि भारत और रोम के बीच व्यापारिक संबंध थे? तो एक पूरा स्थल आरिका-मेडु इसको कहते हैं, पांडिचेरी के पास स्थित है। कोरोमंडल तट से जानकारी मिलती है कि भारत और रोम के बीच व्यापारिक संबंध थे। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या है? रज्जनामा। महाभारत जिसके लेखक महर्षि वेदव्यास थे, इसका फारसी में अनुवाद किया गया किस नाम से? रज्जनामा से इस शीर्षक से अनुवाद किया गया है। जैववास्तिकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका शाब्दिक अर्थ जीवन का प्रबंधन है, एकदम सही है। यह पारिस्थितिकी का पर्याय है, ये भी सही है। यह प्राकृतिक तंत्रों के मूल्य पर बल देता है जो मानव तंत्र को प्रभावित करता है, ये भी सही है। तीनों सही, ऑप्शन डी सही है। ये तीनों बिल्कुल सही है। एटम बम किस सिद्धांत का आधार होता है? एटम बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? नाभिकीय खंडन या नाभिकीय विखंडन के आधार पर एटम बम सिद्धांत होता है, जबकि सूर्य का प्रकाश नाभिकीय संलयन के आधार पर ऊष्मा निकलती है।
परमाणु बम यानी एटम बम का सिद्धांत नाभिक की विखंडन पर आधारित है। परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। इसमें अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है। प्रथम परमाणु बम सन 1945 ईस्वी में बनाया गया था। परमाणु विस्फोट में वायु का प्रचंड झोंका आता है तथा ताप कम से कम 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है तथा लाखों वायुमंडलीय दाब के बराबर दाब उत्पन्न होता है। जब बहुत ज़्यादा दाब उत्पन्न होता है, विस्फोट में अंधा कर देने वाली चमक तथा कई विनाशकारी रेडियो एक्टिव किरणें उत्पन्न होती हैं जो विस्फोट के काफ़ी समय बाद तक हानिकारक प्रभाव डालती हैं। परमाणु बम आप जानते हैं 1945 में प्रयोग किया गया था। 1945 में प्रयोग किया गया हिरोशिमा और नागासाकी में, जापान में, हिरोशिमा और नागासाकी में। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है किसकी? इलेक्ट्रॉन किसकी इकाई है? ऊर्जा की इकाई है। इलेक्ट्रॉन किसकी इकाई है? ऊर्जा की इकाई होती है। ऊर्जा की इकाई होती है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक वायरस द्वारा होता है? डिप्थीरिया या पीलिया, दूसरा है मलेरिया, तीसरा हैजा और चौथा है हेपेटाइटिस। वायरस के द्वारा पूछा गया है तो ध्यान देना, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी ये दो प्रकार के वायरस होते हैं और ये वायरस से फैलने वाला रोग है। वायरस से फैलने वाला रोग है। डी बिल्कुल सही है। बॉक्साइड एक अयस्क है किसका? यानी किसका अयस्क है बॉक्साइड? एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम डायरेक्ट ज़मीन के अंदर से आपको नहीं मिलेगा, बॉक्साइड निकालेंगे उसी से एल्युमिनियम बनाया जाता है, उसी से एल्युमिनियम मिलेगा हमको, बनाया जाएगा। घाव भरने में सहायक विटामिन कौन सा है? तो आप जानते हैं विटामिन सी घाव भरने में सहायक विटामिन है। विटामिन सी घाव भरने में सहायक विटामिन है। निम्न में से किस फसल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? लोहा सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? जामुन में, करौंदा में, लोकाट में या अमरूद में? तो इसमें ध्यान देना, लोकाट में सबसे ज़्यादा लोहा पाया जाता है। लोकाट। श्यामी जुड़वा का प्रयोग होता है। श्यामी जुड़वा, तो ध्यान देना, ऐसे जुड़वा के लिए प्रयोग होता है जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उसको श्यामी जुड़वा कहा जाता है। एक दूसरे से जुड़ा होना चाहिए। मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होता है? मक्का में सफ़ेद कली, तो ध्यान देना, मक्का में सफ़ेद कली नत्रजन की कमी से, नहीं नाइट्रोजन की कमी से मक्का में सफ़ेद कली आ जाती है, नाइट्रोजन की कमी से। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग का मुख्यालय कहाँ पे है? तो देहरादून में। देहरादून में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग का मुख्यालय है। आप जानते हैं वन अनुसंधान केंद्र भी देहरादून है, उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड की राजधानी है। हालांकि अब एक ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण बनाया गया है, गैरसैंण। अगला प्रश्न, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उसकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश एकदम सही, मेरठ में है, हिंडन नदी किनारे है। बनावली हरियाणा में, ये भी सही है। दाइमाबाद महाराष्ट्र में। राखी गढ़ी
तो राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं है, डी बिल्कुल गलत है। राखीगढ़ी हरियाणा में है भाई, हरियाणा में। राखीगढ़ी भी हरियाणा में है। राखीगढ़ी की खोज सूरजभान ने किया था और ये घग्गर नदी किनारे, सरस्वती नदी के किनारे है। राखीगढ़ी सरस्वती नदी के किनारे है। यहाँ से तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं और संधव लिपि में अंकित एक मोहर भी यहाँ से प्राप्त हुई है। राखीगढ़ी सुमेलित नहीं है। टालमी फिलाडेल्फस, जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, कहाँ का राजा था? टालमी फिलाडेल्फस कहाँ का राजा था? तो याद रखना, टालमी फिलाडेल्फस मिस्र का राजा था, जिसके साथ अशोक का बहुत ही सुंदर संबंध था, बहुत अच्छा संबंध था। मिस्र का राजा था, मिस्र का राजा था, याद रखना। अशोक के 13वें अभिलेख में उन 5 यवन राजाओं के नाम मिलते हैं जिनके राज्यों में उनके धर्म प्रचारक गए थे। एक अंतियोग, सीरिया के नरेश वहाँ पर गए थे। सुरभय मिस्र नरेश थे। अवंती किकनी मेसिडोनियन राजा थे। मग एपिरस के राजा थे। आलिक सुंदर सीरीन के राजा थे। अंतियोंग सीरिया के राजा एंटियोकस द्वितीय थियोस तथा तुरमय मिस्र का शासक टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस था। अंतिकिन मेसिडोनिया का एंटीगोनस गोनाट्स माना जाता है। मग से तात्पर्य सीरियाई नरेश मगस से है। आलिक सुंदर का तादाम में सुनिश्चित नहीं है, ये सुनिश्चित नहीं है। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार में रहता था? तो बिंबिसार का राजवैद्य था जीवक। महात्मा बुद्ध बीमार हुए थे तो बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा था, नैनार कौन थे? तो ध्यान देना, दक्षिण भारत में जो शैव धर्म के अनुयायी थे उनको नैनार, जो विष्णु धर्म के अनुयायी थे उनको अलवार कहा जाता था। अलवार। तो दक्षिण भारत में शैव धर्म के अनुयायी थे नैनार, शैव धर्म के। इनकी संख्या, नैनारों की संख्या याद रखना 63 थी। इनकी संख्या 63 थी। विक्रम एवं शक संवत में कितना अंतर है? विक्रम संवत आप जानते हो 57 ईसा पूर्व में BC में, शक संवत 78 ईस्वी में शुरू हुआ। तो इसको जोड़ दिया जाए तो 8 7 15, एक आया 13, 135 वर्ष का अंतर है। विक्रम संवत और शक संवत में 135 वर्ष का अंतर है। 135 वर्ष का अंतर यहाँ पर पाया गया है। ईस्वी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन की व्यवस्था की ओर ध्यान दिया? तो इसमें ध्यान देना, चंद्रगुप्त मौर्य भी थे, अशोक भी थे और रुद्रदामन, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। इसका व्याख्या हम देख लेते हैं। जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि उसके शासनकाल में सौराष्ट्र में सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था तथा अशोक के समय में इसमें नहरें निकलवाई गई थी। बांध भारी वर्षा के कारण टूट गया और इसमें 24 हाथ लंबी
इतनी ही चौड़ी और 75 हाथ गहरी दरार बन गई। रुद्रदामन ने जनता पर बिना कोई अतिरिक्त कर लगाए ही अपने व्यक्तिगत कोष से धन देकर अपने राज्यपाल सुविशाख के निर्देशन में बांध की फिर से मरम्मत करवाई तथा इसके तिगुना मजबूत बांध बनवा दिया। तो इसमें ध्यान देना, चंद्रगुप्त मौर्य बनवाए रुद्र, मतलब जो झील है सुदर्शन झील सौराष्ट्र में, चंद्रगुप्त मौर्य बनवाए, अशोक उसमें से नहर निकलवाए और रुद्रदामन ने उसको मरम्मत करवाई थी। उस झील की मरम्मत रुद्रदामन ने करवाई थी, रुद्रदामन ने करवाई थी। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था? किस अभिलेख से पता चलता है कि लुम्बिनी में ही किसका जन्म, बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में? तो मौर्य वंश के अभिलेख से पता चलता है। मौर्य वंश के रुम्मनदेही अभिलेख है, रुम्मनदेही अभिलेख से पता चलता है कि अशोक वहाँ खुद गए थे और वहाँ पर पता चला और वहीं पर रुम्मनदेही अभिलेख स्थापित करवाए। और जब अशोक लुम्बिनी गए थे तो वहाँ पर लुम्बिनी में जो बलि लगता था, बल का मतलब कर लगता था, अशोक ने उसे माफ़ कर दिया था तथा कर जो धार्मिक कर था, धार्मिक कर को बलि कहा जाता था, उसको पूर्ण रूप से माफ़ कर दिया। जो टैक्स भी लगता था, कर लगता था, उसको 1/8 भाग कर दिया गया। ठीक, उसे 1/8 भाग कर दिया गया। तो आज बस यहीं तक, अगले क्लास में कल देखेंगे। तो सभी लोगों को अब बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।